हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण के गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। तो एक नंबर जो गुण है उसकी बात करते हैं। पहले हम एक नंबर गुण पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं सर्वोत्तम दक्षता, जिसे आप सर्वाधिक प्रभावशीलता भी कहते हो। सर्वोत्तम दक्षता या सर्वाधिक प्रभावशीलता एक ही बात है। तो याद रखना, प्रत्येक एंजाइम और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। एक एंजाइम जो एक विशिष्ट अभिक्रिया को प्रेरित करता है, संपन्न करता है, वह एंजाइम किसी अन्य अभिक्रिया को प्रेरित नहीं कर पाता है। तो एक बात और याद रखना कि एंजाइम का एक जो अणु है, वो एंजाइम का एक अणु और क्रियाकारक के 10 लाख अणुओं को, एंजाइम का एक अणु क्रियाकारक के कितने 10 लाख अणुओं को और 1 मिनट में उत्पाद में बदल देता है। क्रियाकारक के 10 लाख अणुओं को एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट कर देता है? क्योंकि एंजाइम क्रियाकारक के जो अणु हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है। सक्रियण ऊर्जा के मान को घटाने का काम करता है कौन? एंजाइम। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, और घटा देने से जो क्रियाकारक है वो जल्दी ही आपस में क्रिया करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और शीघ्रता से उत्पाद में बदल जाते हैं। तो एंजाइम में सर्वाधिक या सर्वोत्तम दक्षता पाई जाती है। एंजाइम का एक अणु क्रियाकारक के 10 लाख अणुओं को 1 मिनट में उत्पाद में बदल देता है, क्योंकि एंजाइम क्रियाकारक के अणुओं की सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिससे क्रियाकारक के अणु शीघ्रतापूर्वक तेजी से उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला बिंदु पूरा हुआ। दूसरे बिंदु की हम बात करें, दूसरे बिंदु में आप कह सकते हो उच्च विशिष्टता। उच्च विशिष्टता, तो यहां आपको याद रखना है उच्च विशिष्टता का मतलब क्या होता है। इसे उच्च विशिष्ट प्रकृति भी कहते हैं। उच्च विशिष्टता या उच्च विशिष्ट प्रकृति भी कहते हैं। तो इसमें भी आप ध्यान में रखना कि एंजाइम में उच्च विशिष्ट प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि एंजाइम प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है। जैसे यूरिया का अपघटन केवल और केवल यूरिएज एंजाइम ही करेगा। यूरिया का जल अपघटन कौन करेगा? केवल और केवल यूरिएज एंजाइम ही करेगा। तो ये यूरिएज एंजाइम जो एमाइड होते हैं, उन एमाइड का जल अपघटन नहीं कर पाएगा। जल अपघटन उन एमाइडों का ये नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो एमाइडों का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम नहीं कर पाएगा, जबकि यूरिया का जल अपघटन यूरिएज एंजाइम कर देगा। क्यों? बता चुका हूं, प्रत्येक एंजाइम की उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक उपापचयी अभिक्रिया के लिए एंजाइम विशेष प्रकृति के होते हैं। यानी एक विशिष्ट एंजाइम ही एक विशिष्ट जैव उत्प्रेरित अभिक्रिया को संपन्न करता है, वह अन्य अभिक्रियाओं में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये उच्च विशिष्ट प्रकृति भी आप याद रखना। तीसरा मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं अगला बिंदु अनुकूलतम पीएच। कौन सी पीएच? अनुकूलतम पीएच मान। अनुकूलतम पीएच मान। तो एक बात आपको यहां और ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच मान पर ही अत्यधिक सक्रिय होता है,
और उससे पीएच मान का कम है या उससे पीएच मान ज्यादा है, तो उस स्थिति में एंजाइम सक्रिय नहीं रह पाएगा और जैव उत्प्रेरक जो अभिक्रियाएं हैं उनको संपन्न नहीं कर पाएगा। तो अनुकूलतम पीएच क्या होती है? वह न्यूनतम पीएच मान जिस पर कोई एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। वह न्यूनतम पीएच मान जिस पर कोई एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय रहता है, सर्वाधिक क्रियाशील रहता है, तो उसे अनुकूलतम पीएच मान कहते हैं। और याद रखना, एंजाइमों के लिए अनुकूलतम पीएच मान है वो 7 होता है, यानी उदासीन। कि पीएच मान अगर 7 है तो मैं बोलूंगा कि मध्यम उदासीन है, और उदासीन मध्यम में और एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी एंजाइम की पीएच 7 है तो वह एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रहेगा उस माध्यम में। तो पीएच मान आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार मैं अगर 4 नंबर पर बात करूं तो हम कह सकते हैं अनुकूलतम और ताप। अनुकूलतम ताप भी हम कह सकते हैं। तो फिर मैं यूं बोलूं, इसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कि एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं उसे अनुकूलतम ताप कहते हैं। और याद रखना, एंजाइमों के लिए अनुकूलतम ताप हमारे एग्जाम में 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया है, और वो होता है 298 केल्विन से 310 केल्विन की मध्य। 298 केल्विन से 310 केल्विन के मध्य जो टेम्परेचर होता है उस पर एंजाइम सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। तो यह ताप जो मैंने रेंज लिखी है, ये रेंज अनुकूलतम ताप की त्रास कहलाती है किसी एंजाइम के लिए। तो आप याद रखना। और हमारे शरीर की बात करूं मैं, हमारे शरीर में भी तो एंजाइम प्रेरित उपापचयित अभिक्रियाएं होती है, तो उनके लिए भी आप याद रखना 310 केल्विन टेम्परेचर आवश्यक होता है। हमारे शरीर में जो एंजाइम प्रेरित अभिक्रियाएं हैं उनके लिए 310 केल्विन टेम्परेचर आवश्यक होता है, तभी एंजाइम क्रियाशील रहते हैं और हमारा शरीर है वो आवश्यक रूप से कार्य करता रहता है। अगर मैं यहां यूं बात कहूं कि बाय द वे आपसे यूं पूछ लिया जाए कि ताप बढ़ाने पर और एंजाइमों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना, ताप को आप इंक्रीज करोगे, इस न्यूनतम वैल्यू, इस पर तो सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं आपके एंजाइम, इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो याद रखना एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए एंजाइम विकृत होने लग जाते हैं। विकृत होने का अर्थ बिखरना, बिखर जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिससे और एंजाइम क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो अनुकूलतम ताप से उच्च ताप करने पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, और विकृत हो जाने से और वो जिन क्रियाओं में कार्य करते हैं वो क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं। अगला बिंदु है संदमक एवं विष का प्रभाव। संदमक बोलते हैं जो किसी क्रिया को मंद कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। विष आप जानते हो पॉइजन को बोलते हैं। तो संदमक और विष का प्रभाव यानी इनहिबिटर एंड पॉइजन इफेक्ट। इनहिबिटर और पॉइजन होते हैं, उनका एंजाइम की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, कुछ पदार्थ होते हैं जैसे HCl हाइड्रोजन साइनाइड, मैं बोलूं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं कहूं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां एक और ले सकते हो आप CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये सारे के सारे मैंने लिखे, ये याद रखना एंजाइम विष होते हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। होता क्या है कि एंजाइम जो होते हैं उनके सतह पर कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। एंजाइम की सतह पर जगह जगह कुछ एक्टिव स्पॉट होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं। उन सक्रिय स्थलों के ऊपर ये जो विष पदार्थ हैं ये जाकर जुड़ जाते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। तो इनके प्रभाव में एंजाइम की क्रियाशीलता
घट जाती है। तो हम इस लाइन में यूं लिख सकते हैं कि संदमक और विष हैं वो एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर जाकर जुड़ जाते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता हमेशा घट जाती है। ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला बिंदु है सह एंजाइमों से एंजाइमों की सक्रियता। याद रखना, एंजाइम के साथ कुछ ऐसी धातुएं जुड़ी होती हैं, धातुएं जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती हैं, तो उस धातु वाले भाग को सह एंजाइम कहा जाता है। तो मैं परिभाषित करूं तो यूं बोलूंगा कि वे धातु आयन जो एंजाइमों के साथ दुर्बल बंध बनाकर जुड़ जाते हैं, वे धातु आयन जो एंजाइमों के साथ दुर्बल बंध बनाकर जुड़ जाते हैं और जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो उस भाग को सह एंजाइम कहा जाता है। और सह एंजाइम हमेशा एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम है, ठीक है ना, मैग्नीज है, कोबाल्ट है और कॉपर है, ठीक है ना। ये धातुएं आप जानते हो कि अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। तो ये धातुएं जब एंजाइमों के साथ दुर्बल बंध बनाकर जुड़ जाती हैं, तो फिर उन एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो एंजाइम के जिस भाग पर ये धातु जाकर जुड़ जाती है दुर्बल बंध बनाकर, उस धातु वाले भाग को हम सह एंजाइम कहते हैं। धातु वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? सह एंजाइम, जिसे आप इंग्लिश में को एंजाइम कहते हो। क्या बोलते हो? को एंजाइम, जिसे आप बोलते हो। तो को एंजाइम सह एंजाइम एक ही बात है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे परिभाषित करने के लिए? वे धातु आयन जो एंजाइम अणुओं के साथ दुर्बल बंध बनाकर जुड़ जाते हैं और एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उन्हें को एंजाइम कहा जाता है, सह एंजाइम कहा जाता है। और सह एंजाइम हमेशा धातुओं क्रियाशील एंजाइमों क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और याद रखना, मैं बता चुका हूं, एंजाइम केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन वाले हिस्से के साथ जाकर ये जुड़ते हैं। तो प्रोटीन वाला हिस्सा तो पूरा एंजाइम होता है, और प्रोटीन वाले हिस्से के साथ जब धातु आयन जुड़ जाते हैं तो फिर वो भाग कहलाता है सह एंजाइम। तो सह एंजाइम से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हमारा अगला टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। तो याद रखना, हेनरी एक वैज्ञानिक हुए हैं। 1902 में हेनरी ने, और फिर उसके बाद में दो वैज्ञानिक और आए। एक कहलाया माइकेलिस और दूसरा कहलाया मेंटेन। माइकेलिस और मेंटेन ये एक साथ थे और 1913 में इन्होंने कार्य किया। तो हेनरी 1902, माइकेलिस और मेंटेन 1913, इन तीनों ने मिलकर एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि प्रस्तुत की। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि एंजाइम की सतह पर कुछ सक्रिय स्थल होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम की सतह पर क्या होते हैं? कुछ सक्रिय स्थल होते हैं, स्थान होते हैं। इन सक्रिय स्थल को याद रखना कैविटी कहा जाता है, जिन्हें हम गुहाएं बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं। इन सक्रिय स्थल को कैविटीज यानी गुहाएं कहा जाता है। और इन कैविटीज में क्या होता है? कैविटीज में कुछ समूह होते हैं, जैसे COOH हो गया, SH थायोल बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक है, ये थायोल है, OH एल्कोहलिक, और इसके अलावा NH2 एमीन समूह होते हैं इन कैविटीज में, गुहाओं में। और ये COOH, SH, OH और NH2 जैसे सक्रिय समूह होते हैं। तो होता क्या है कि इन कैविटीज की आकृति विशिष्ट होती है, ठीक है ना। एंजाइम की सतह पर सक्रिय स्थल होते हैं, सक्रिय स्थल को हम कैविटीज गुहाएं बोलते हैं। गुहाओं में ये समूह भरे हुए रहते हैं, ये पदार्थ भरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। ये क्रियाकारक समूह है, ये भरे हुए रहते हैं।
और इन गुहाओं की आकृति विशिष्ट होती है। तो जो कैविटीज हैं, जो गुहाएं हैं, इन गुहाओं की आकृति और विशिष्ट होती है। और इस विशिष्ट आकृति में क्या होता है, जो विशिष्ट क्रियाकारक होते हैं, विशिष्ट आकृति में विशिष्ट क्रियाकारक आकर के ठीक इसी प्रकार समाहित हो जाते हैं जिस प्रकार की एक ताले में और एक विशिष्ट चाबी आकर के समाहित हो जाती है। कि जो एंजाइम है, एंजाइम में सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल को गुहाएं बोलते हैं। गुहाओं में ये क्रियात्मक समूह हैं वो भरे हुए होते हैं जो कि आकर्षित करने का काम करते हैं। और याद रखना, इन गुहाओं की आकृति विशिष्ट होती है, विशेष प्रकार की आकृति होती है। तो जैसे इन एंजाइमों की इन गुहाओं के पास और विशिष्ट आकृति वाले क्रियाकारक पदार्थ आते हैं, तो वो क्रियाकारक पदार्थ इन विशिष्ट आकृतियों में और ठीक उसी प्रकार समाहित हो जाते हैं जिस प्रकार की एक ताले में और एक विशिष्ट चाबी है वो समाहित हो जाती है। तभी तो याद रखना, एंजाइम उत्प्रेरण की जो क्रिया विधि है उसमें ताला चाबी सिद्धांत आता है, जो कि माइकेलिस और मेंटेन ने ही दिया था। माइकेलिस और मेंटेन ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था एंजाइम उत्प्रेरण का। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि में दो पद शामिल होते हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि में दो पद कौन कौन से होते हैं? तो पहला पद तो होता है एंजाइम एवं क्रियाकारक अणुओं से सक्रियत संकुल का निर्माण। सक्रियत संकुल का निर्माण, ये पहला पद होता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम है उसकी सतह पर क्रियाकारक के अणु आकर जुड़ जाते हैं और एक मध्यवर्ती पदार्थ बनता है जिसे हम सक्रियत संकुल कहते हैं। इसकी समीकरण को हम कुछ यूं लिखेंगे, ई मीन्स एंजाइम। और याद रखना, क्रियाकारक को हम यहां पर सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्टांस। तो ये सबस्टांस है, पदार्थ है, और जब मिलेगा जुड़ेगा तो फिर ई और एस बन जाएगा। तो ये तो एंजाइम हो गया, ये सबस्टांस हो गया, और यहां ये मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती का अर्थ है सक्रियत संकुल। मध्यवर्ती का अर्थ क्या हुआ, सक्रियत संकुल बन गया। ठीक है। दूसरे पद में क्या होता है, ये सक्रियत संकुल है, ये वाला, ये टूट जाता है, टूट करके ई और पी बना लेता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सक्रियत संकुल वाला टूट कर क्या बना लेता है, ई और पी बना लेता है। तो कहने का अर्थ दूसरे पद में मैं बोलूंगा सक्रियत संकुल से, सक्रियत संकुल से उत्पाद का निर्माण। सक्रियत संकुल से उत्पाद का निर्माण, तो उत्पाद का निर्माण अब होगा। तो इसमें ये जो हम लिखेंगे ई और एस, ये ई और एस यहां आएगा। और याद रखना, ई और एस जब टूटेगा तो ई और पी में कन्वर्ट हो जाएगा। पी मीन्स प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ई मीन्स एंजाइम। ये एंजाइम अब वापस यहां आएगा, सबस्टांस के साथ मिलेगा और ये मध्यवर्ती बनाएगा। मध्यवर्ती फिर टूटेगा, फिर एंजाइम मुक्त हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट तो हम काम में लेते रहेंगे और ये एंजाइम वापस इस क्रिया में आ जाएगा। इस प्रकार से ये उत्प्रेरण की क्रिया विधि अनवरत चलती रहेगी।